हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग हार्डनेस ऑफ वाटर कैसे रिमूव किया जाता है बेसिकली इस टॉपिक को समझना चाहते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि वाटर के अंदर 5 आयंस की प्रेजेंस उसकी हार्डनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। जैसे मैंने यहाँ पे 5 आयंस आपको वही दिखा रखे हैं जो लास्ट क्लास में दिखा रहा था। लास्ट मोमेंट पे कैल्शियम और मैग्नीशियम 2 कैटायंस हैं और क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट 3 एनायंस हैं। तो इन कैटायंस या एनायंस की प्रेजेंस उस वाटर के अंदर हार्डनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। हम 2 तरह से वाटर को कैटेगराइज कर सकते हैं, एक हार्ड वाटर और एक सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर इन आयंस से फ्री है और हार्ड वाटर में इनमें से कोई एक या ज्यादा आयंस प्रेजेंट है। तो आज हम बेसिकली इन्हीं आयंस को वाटर से रिमूव करने की टेक्निक से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जरूरत है हमें ये जानने की कि क्यों जरूरत पड़ी, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं इस हार्डनेस के वाटर के अंदर, क्या इफेक्ट डाल रहा है वाटर के अंदर ये पर्टिकुलर प्रेजेंस ऑफ आयंस। तो उसमें एक सिंपल सी बात बताऊं तो जो क्लींजिंग एक्शन करते हैं हम वाटर के अंदर सोप के साथ, ये उसमें हर्डल प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं, ये हमारे पास सोप रहता है RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव। ये सोप का केमिकल फॉर्मूला है जिसमें R कोई कार्बन की एक लंबी चेन होती है, मोर देन 10 कार्बन की चेन होती है। तो ये सोप का जनरल फॉर्मूला होता है। और सोप जब आप वाटर के अंदर डालते हैं तो वो इस तरह से मिसेली बना के रहता है। ये बात 10th क्लास में बताई जाती थी कि सोप अपना क्लींजिंग एक्शन कैसे दिखाता है। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ये सिंपली आयंस में कन्वर्ट हो जाता है और एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के बाद, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल माइसेलाइजेशन कंसंट्रेशन, एक मिनिमम कंसंट्रेशन के बाद ये जो RCOO नेगेटिव होते हैं ये यहाँ पे इस तरह से कोएगुलेट होना शुरू हो जाते हैं, इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं और इसी को बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ मिसेली। फिर इसमें जो डस्ट होती है वो टेल के साथ स्टिक कर जाती है और ये जो हेड होता है ये वाटर के साथ स्टिक कर जाता है और अल्टीमेटली डस्ट कपड़ों से बाहर हो जाती है। हम लोग सोप का क्लींजिंग एक्शन यहाँ पे नहीं समझना चाहते, हम सिर्फ ये देखना चाहते थे कि सोप क्लींजिंग में काम आता था। ये RCOO नेगेटिव के जो आयंस हैं, नेगेटिव आयंस हैं, वो इस तरह से मिसेली बनाते थे और उसके बाद सोप अपना क्लींजिंग एक्शन दिखाता था। लेकिन अगर आपने इस सोप को इन आयंस की प्रेजेंस में यूज करने का सोचा, लाइक मान लीजिए पानी के अंदर जहां आप सोप को यूज कर रहे हैं वहां कैल्शियम या मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट हैं, तो ये उन कैल्शियम या मैग्नीशियम आयंस के साथ प्रेसिपिटेट बना लेता है, सॉल्ट बना लेता है। व्हाइट व्हाइट से प्रेसिपिटेट बनते नजर आएंगे कैल्शियम के सॉल्ट या मैग्नीशियम के सॉल्ट। और इन प्रेसिपिटेशन की वजह से आपका मोस्ट ऑफ द सोप इस प्रेसिपिटेट की फॉर्म में ही उस कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को खत्म करने में लग जाएगा। उसके बाद कहीं जाके वो मिसेली बनाएगा और फिर क्लींजिंग एक्शन दिखाएगा, रिजल्टिंग काफी सारा सोप जो है हमारा वो वेस्ट हो जाता है हार्ड वाटर के अंदर, रिजल्टिंग हमें इस हार्डनेस को वहां से रिमूव करना होता है। हालांकि हम आजकल घरों में डिटर्जेंट्स यूज करते हैं, सोप कपड़े धोने के लिए कम यूज करते हैं, तो डिटर्जेंट में ये समस्याएं नहीं है। डिटर्जेंट हार्ड वाटर में भी इफेक्टिवली क्लींजिंग कर सकता है, बट सोप के लिए पर्टिकुलरली आप ध्यान रखिएगा कि वहां पे ये आयंस कुछ हिंड्रेंस प्रोवाइड करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सोप की हमें जरूरत पड़ सकती है, रिजल्टिंग फिर हमें उसकी हार्डनेस निकालना जरूरी हो जाता है। ये एक डोमेस्टिक पर्पस जहां पे मुझे हार्डनेस रिमूव करने की जरूरत पड़ी। एक लेबोरेटरी पर्पस बताऊं, सपोज कीजिए मैंने आपको कोई एक सैंपल दिया और उसमें ये चेक करना है कि क्या उसमें क्लोराइड आयंस प्रेजेंट हैं। कोई भी एक व्हाइट सैंपल दे दिया और बोला है कि आप चेक करो क्या क्लोराइड आयन यहां प्रेजेंट है। और आप क्या करते हो, उस सोल्ट को डिसोल्व करने के लिए टैप से वाटर ले लेते हो और उस वाटर के अंदर ऑलरेडी क्लोराइड है, तो आपका टेस्ट तो पॉजिटिव निश्चित आएगा क्योंकि आपने जो वाटर डाला उसके अंदर क्लोराइड थे। सैंपल में है कि नहीं है वो तो बाद की बात हुई ना। रिजल्टिंग हमें एक ऐसे वाटर को लेना होता है जहां पे इस तरह से इंटरफेरिंग क्लोराइड आयन प्रेजेंट ना हो, या मैं यूं बोलूंगा कि किसी भी तरह का आयन वाटर में प्रेजेंट ना हो। प्योर वाटर H2O की फॉर्म में हो, जिसको मैं बोलता हूं डिस्टिल्ड वाटर, जिसमें किसी तरह का कोई आयन ना हो। तो उस पर्पज को भी सॉर्ट आउट करने के लिए मैं यहाँ पे आज आप लोगों को हार्डनेस या सभी तरह के आयंस को रिमूव करने का टेक्निक फाइनली बताऊंगा कि वाटर से किस तरह से हार्डनेस या सभी तरह के अनवांटेड आयन H और OH को छोड़ के बाहर निकाले जाते हैं। सो वन बाय वन हम इस सारे पॉइंट को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, एक सिंपल सी बात तो ये याद रखिएगा कि ये जो आयंस हैं ये हार्डनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। ये आयंस अगर प्रेजेंट है तो वाटर हार्ड है, अदरवाइज सॉफ्ट है।
अब ये कैसे हो सकता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो सकता है वाटर के अंदर, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो सकता है वाटर के अंदर, कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है, मैग्नीशियम क्लोराइड हो सकता है, कैल्शियम सल्फेट हो सकता है वाटर के अंदर, और मैग्नीशियम सल्फेट हो सकता है वाटर के अंदर। हार्डनेस को दो कैटेगरीज में बांटा गया है, एक आती है टेम्परेरी हार्डनेस और एक आती है परमानेंट हार्डनेस। जो टेम्परेरी हार्डनेस है वो बाइकार्बोनेट्स की वजह से होती है। मींस पानी के अंदर अगर कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट है तो ये टेम्परेरी हार्डनेस है, जिसको हम कार्बोनेट इंप्योरिटी भी बोलते हैं, और सिंपली बॉयल करके इसको आउट किया जा सकता है। स्लैक्ड लाइम या लाइम डाल के भी हम इस काम को कर सकते हैं, बट नॉर्मल बॉइलिंग से भी टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव हो जाती है। याद रखिएगा दो बातें, बॉइलिंग से रिमूव हो जाती है, बाइकार्बोनेट्स की इंप्योरिटी है। बाइकार्बोनेट्स अगर प्रेजेंट है तो वो टेम्परेरी हार्डनेस रहता है। परमानेंट हार्डनेस बॉइलिंग से नहीं जाता, उसके लिए हमें कुछ एडिशनल एफर्ट, कुछ केमिकल रिएक्शंस करवानी पड़ती हैं, तब जाके परमानेंट हार्डनेस जाती है। तो जो आपके क्लोराइड्स हैं या सल्फेट्स हैं, जनरली वो परमानेंट हार्डनेस में आते हैं और हमें कुछ केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ये वाटर से रिमूव करने होते हैं। तो टेम्परेरी हार्डनेस को मैं किस तरह से रिमूव करूंगा, आप देखिए। एक बड़ा आसान सा तरीका बताया मैंने, बॉइलिंग कर दीजिए आप। कैल्शियम बाइकार्बोनेट को अगर आप बॉयल कर रहे हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट बना लेता है, जो नीचे सेटल हो जाएंगे। वाटर आपका प्योर हो जाता है, यहां से निकलता है गर्म करने पे वाटर भी, और CO2 गैस बाहर इफ्यूज्ड आउट हो जाती है। तो इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट को फिल्टर आउट करके हम बाहर निकाल सकते हैं, वाटर आपका प्योर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट वाटर में ही डिसॉल्व था, उसी को मैंने गर्म किया है, तो उस कैल्शियम बाइकार्बोनेट का वाटर प्लस CO2 बना है, कैल्शियम कार्बोनेट नीचे प्रेसिपिटेटेड हो गया है। सिमिलरली मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को भी अगर मैं हीट करूंगा तो यहां मैग्नीशियम कार्बोनेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, वाटर रिलीज हो जाएगा, CO2 आउट हो जाएगा, और इस व्हाइट प्रेसिपिटेट्स को अगर मैं यहां से रिमूव करूंगा तो डेफिनेटली टेम्परेरी हार्डनेस यहां से रिमूव हो चुकी होगी। एक अल्टीमेट तरीका और है, मैं यहां पे कैल्शियम ऑक्साइड लाइम डाल देता हूं तो भी सेम ऐसे ही रिएक्शन होती है। तो आपको मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, CO2 और वाटर, ये आपका ये प्रेसिपिटेट बन गया। कैल्शियम ऑक्साइड डाला, इसके साथ रिएक्शन किया तो कैल्शियम कार्बोनेट, और मैग्नीशियम से मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाएगा। तो ये आप दोनों तरह के रिएक्शंस देख सकते हैं। लाइम डाल के भी आप टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं, या बॉयल करके भी आप टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं परमानेंट हार्डनेस को कैसे रिमूव किया जाए। जो क्लोराइड और सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से होती है, उसमें एक सबसे अच्छा तरीका आता है वॉशिंग सोडा प्रोसेस। वॉशिंग सोडा आप सभी ने नाम सुना होगा, Na2CO3 ये होता है वॉशिंग सोडा। तो इस वॉशिंग सोडा को वाटर के अंदर डाल के गर्म किया जाता है, जिसमें अगर मान लीजिए कैल्शियम का कोई क्लोराइड प्रेजेंट था तो ये कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, साथ में CO2 और वाटर आपका, CO2 और NaCl, सॉरी रिएक्शन ध्यान से देखें, CO2 कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, CO2 भी नहीं है, NaCl आउट हो गया ये। या मान लीजिए वॉशिंग सोडा आपने डाला और पानी के अंदर मैग्नीशियम क्लोराइड प्रेजेंट था, तो रिएक्शन होने पर मैग्नीशियम कार्बोनेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट नीचे सेटल हो गए और हमारे पास NaCl पानी के अंदर डिसॉल्व्ड फॉर्म में पड़ा रहा। आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप यहां पे सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को वाटर से रिमूव कर पाए हैं, जो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे आ गया है। क्लोराइड आयन अभी भी वाटर के अंदर प्रेजेंट है। मींस मैं ये कह दूं कि आपने सारी हार्डनेस हटा दी है? नहीं, सारी हार्डनेस आपने नहीं हटाई है, आपने सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस की हार्डनेस हटाई है। तो वॉशिंग में तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन ही इंटरफेरेंस करते थे, वहां पे क्लोराइड या सल्फेट का कोई प्रॉब्लम नहीं था। रिजल्टिंग वॉशिंग पर्पज के लिए अभी ये वाटर बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगर आपने पानी के अंदर सोडियम कार्बोनेट डाल के गर्म कर दिया तो ये प्रेसिपिटेट्स आप हटा दें, कैल्शियम और मैग्नीशियम वहां से आउट हो जाएगा। सोप को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मिसेली आराम से बनाएगा और वॉशिंग भी आराम से करेगा।
अगर मान लीजिए पानी के अंदर कैल्शियम सल्फेट का इम्प्योरिटी प्रेजेंट था, तो यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट प्लस सोडियम सल्फेट बन जाएगा Na2SO4। या अगर मान लीजिए उसके अंदर मैग्नीशियम सल्फेट का इम्प्योरिटी प्रेजेंट था, तो आपके पास मैग्नीशियम कार्बोनेट का नीचे प्रेसिपिटेट बन जाएगा और Na2SO4 आपका पानी के अंदर डिजोल्व्ड फॉर्म में रहेगा। प्लीज सी हियर, डिजोल्व्ड फॉर्म में रहेगा। तो डिजोल्व्ड फॉर्म में रहने का मतलब फिर हुआ कि पानी से आप सल्फेट आयंस को नहीं हटा पाए हैं, क्लोराइड आयंस को नहीं हटा पाए हैं, सिर्फ आप कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को ही इस वॉशिंग सोडा प्रोसेस से हटा पाएंगे। बट स्टिल वॉशिंग के लिए मैं बार बार बता रहा हूं आपको कि ये परफेक्ट रहेगा। तो कुछ आयंस तो चलो निकले, कुछ और तरीकों से दूसरे आयंस को भी निकालेंगे। एक हमारे पास सोडा लाइम प्रोसेस आता है जो टेम्परेरी और परमानेंट दोनों हार्डनेस को हटाता है। हम लोग क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट सोडा लाइम कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं और वो वाटर जिसके अंदर हार्डनेस प्रेजेंट है, कुछ टेम्परेरी और कुछ परमानेंट। मैं कैल्शियम के एग्जांपल से दिखा रहा हूं, आप मैग्नीशियम पे भी एज इट इज ऐसे ही वर्कआउट कर सकते हैं। आप सल्फेट की बजाय क्लोराइड ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। थोड़ा बहुत रिएक्शन में फर्क आएगा। आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाएंगे, मींस जो वाटर के अंदर कैल्शियम प्रेजेंट था वो सारा का सारा इस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ और सोडियम कार्बोनेट के साथ कैल्शियम कार्बोनेट में नीचे सेटल हो जाएगा। CO2 गैस आपकी आउट हो जाएगी। सल्फेट अभी भी पानी के अंदर होंगे बट स्टिल कुछ हद तक क्लींजिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, सारे आयंस हटाने हैं तो ये मेथड अभी भी आपके काम का नहीं होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड मैं यहां पे एक्सप्लेन करूंगा आपको, और वो है आयन एक्सचेंज मेथड। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है आयन एक्सचेंज मेथड? जस्ट आयंस को एक्सचेंज करना है, मतलब हार्ड आयंस को पानी से बाहर कर देना है और उसके बदले में कुछ ऐसे आयंस वहां पे डाल सकते हो आप जो हार्डनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ये आयन एक्सचेंज मेथड हमारे पास आता है जिसमें दो तरह के मेथड कैटेगराइज्ड हैं। एक हमारे पास आता है इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर, जिसमें एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया जाता है। वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जियोलिट या परमेटेट। ये जस्ट नाम है, ये एक्चुअली सिलिकेट्स होते हैं और एल्यूमिनियम और सोडियम के आयंस उस सिलिकेट्स में ट्रैप्ड होते हैं और कुछ हाइड्रेटेड फॉर्म में ये रहता है। ये फॉर्मूला लिखा है मैंने जियोलिट या परमेटेट का। नेचुरली भी एग्जिस्ट करता है, जियोलिट बोलते हैं। लैब के अंदर भी सोडियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सैंड को गर्म करके बनाया जा सकता है, तो ये परमेटेट कहलाता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बस याद रखिएगा कि ये जियोलिट या परमेटेट है। सिलिकेट्स क्या होते हैं अभी हमें पता नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन वेरी सून इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जब हम लोग पढ़ रहे होंगे पी ब्लॉक को, तो इन सिलिकेट्स को एक्सप्लेन करेंगे और जियोलिट को फिर वहां दोबारा देखेंगे कि किस तरह से सिलिकॉन के चारों तरफ ऑक्सीजन अटैच्ड होती हैं और वो ऑक्सीजन फर्दर सिलिकॉन से अटैच होकर एक नेटवर्क सा बनाए हुए होती हैं और उनके बीच में ये सोडियम और एल्यूमिनियम के आयंस ट्रैप्ड होते हैं। तो अभी डिटेल स्ट्रक्चर पे मत जाइए, अभी बस ये ध्यान रखिए कि ये कुछ एक इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर है जिसको मैं इन शॉर्ट ऐसे दिखा रहा हूं, Na2Z, जहां पे Z आपका ये सारा का सारा हिस्सा है और सोडियम के वो आयंस हैं जो एक्सचेंज होंगे। सोडियम के वो आयंस हैं जो बदले में एक्सचेंज होंगे और वाटर को सॉफ्ट बनाने की कोशिश करेंगे। ये इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर की कैटेगरी होगी। और एक हमारे पास यहाँ पे होगा ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर, जिसमें हम कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेंगे। बहुत ही अच्छा टेक्निक रहेगा ये। और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेके ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर्स को हम कैटायन और एनायन को सेपरेटली स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर जियोलिट या परमेटेड मेथड की, किस तरह से यहाँ मैं हार्डनेस को रिमूव कर सकता हूँ। यहाँ एक कंटेनर के अंदर आप ध्यान से देखें, ये एक पाइप जा रहा है जहां से हार्ड वाटर एंटर करेगा और ये लोअर बॉटम पे जाके ओपनिंग देगा। यहाँ पे एक बेड बना रखा है, कुछ ग्रेवल्स और सैंड पार्टिकल रखे हुए हैं सपोर्ट देने के लिए, और यहाँ पे वो जियोलिट या परमेटेड मैं कहूं Na2Z, उसकी एक लेयर बिछा रखी है। अब उस हार्ड वाटर को मैंने यहाँ पे डाला है जिसके अंदर कैल्शियम आयंस और मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस है। क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, सल्फेट,
उनको नहीं हटाने वाला ये मेथड, सिर्फ कैल्शियम मैग्नीशियम को ही हटाएगा। तो इसकी लिमिटेशन समझ लो कि सभी तरह के आयंस को ये नहीं निकाल सकता। चलो इन दो को तो निकाल लें एक बार। तो ये वाटर यहां से एंटर कर रहा है और लोअर बॉटम पे यहां पे आ रहा है, यहां से मैंने इसको बंद कर रखा है। अब वाटर इस सैंड और ग्रेवल्स के थ्रू ऊपर चढ़ना शुरू होगा, और ऊपर चढ़ने के बाद जैसे ही वो इस जियोलिट से पास करेगा तो रिएक्शन होगा। जो वाटर के अंदर कैल्शियम आयन है, ये वाटर के अंदर प्रेजेंट था कैल्शियम आयन, वो इस Na2Z के साथ रिएक्शन करता है और 2Na पॉजिटिव प्लस CaZ बना लेता है। Z आपका वो है Al2Si2O8 XH2O, लंबी सी पूंछ दिखाई थी मैंने जो लिखी हुई। तो ये अल्टीमेटली क्या होगा, मैग्नीशियम आयंस अगर मान लीजिए प्रेजेंट हैं पानी के अंदर, जो आप यहाँ हार्ड वाटर के अंदर डाल रहे हैं, तो वो भी Na2Z के साथ रिएक्शन करेंगे, फिर यहाँ पे एक्सचेंज होगा, सोडियम आयंस फ्री हो जाएंगे और MgZ आपका यहाँ बनना शुरू हो जाएगा। मतलब आफ्टर सम टाइम व्हाट यू विल सी, यहाँ सारा सोडियम आयन आउट हो गया है और CaZ और MgZ बन गया है। ये जो वाटर ओवरफ्लो करके यहां से बाहर निकल रहा है, इसमें अब कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस नहीं हैं, सिर्फ बदले में सोडियम के आयंस आए हैं। हाँ, सोडियम के आयंस हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो कोई इश्यू नहीं है, आपका एटलीस्ट कैल्शियम और मैग्नीशियम तो यहां से आउट हो ही चुका है। जब सारा Na2Z MgZ या CaZ में कन्वर्ट हो जाता है, तो आप यहां पे इस फ्लो ऑफ हार्ड वाटर को रोक दें, क्योंकि एक्सचेंज करने वाले सोडियम आयंस खत्म हो चुके हैं। और अब आप यहां से एक्वस सोडियम क्लोराइड स्प्रे करें। तो एक्वस सोडियम क्लोराइड जब आप स्प्रे करेंगे इसके ऊपर, तो वो एक्वस सोडियम क्लोराइड इस CaZ के साथ रिएक्शन करेगा। एक्सेस सोडियम क्लोराइड इसके कैल्शियम आयंस को यहां से नीचे की तरफ शिफ्ट कर देगा और Na2Z रीजनरेट हो जाएगा। यहां नीचे अब आपके पास लोअर बॉटम पे सारा का सारा CaCl2 या मैग्नीशियम वाला जो पार्ट था, तो वो MgCl2 बना देगा, और उस MgCl2 को और CaCl2 को मैं यहां से सारा आउट कर दूंगा, टिल सारा मैग्नीशियम और कैल्शियम यहां नीचे नहीं आ जाता। मैं लगातार NaCl को स्प्रे करता रहूंगा, और फाइनली जब ये सारा का सारा वापस N2Z में कन्वर्ट हो जाए, तब मैं इस NaCl के स्प्रे को रोक दूंगा, यहां से ओपन करके सारा कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड आउट कर दूंगा, इसको फिर बंद करूंगा और दोबारा से हार्ड वाटर डालना शुरू कर दूंगा। सेम प्रोसेस के साथ लगातार कैल्शियम और मैग्नीशियम फाइनली आउट होता जाएगा और आपका वाटर का सैंपल सॉफ्ट होता जाएगा। बट एक बड़ी लिमिटेशन रही, और वो लिमिटेशन ये थी कि हम सिर्फ 2 ही आयंस को रिमूव कर पाए हैं, जबकि हम तो समटाइम बिल्कुल डिस्टिल्ड वाटर चाहते हैं जिसमें एक भी तरह का आयन ना हो। तो उसके लिए हम मूव करते हैं एक ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर है ये, जहां पे 2 अलग अलग एक्सचेंजर दिखा रखे हैं, एक कैटायंस को एक्सचेंज करेगा और एक एनायन को एक्सचेंज करेगा। कुछ वैसा ही सिस्टम है। यहाँ पे एक हार्ड वाटर की एंट्री दिखाई है, नीचे वही सैंड ग्रेवल्स का एक बेड बना रखा है, और ऊपर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है सल्फोनिक एसिड। आप लोगों को पता है COOH कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक ऐसे ही SO3H सल्फोनिक एसिड होता है। यहाँ पे कार्बन की कुछ चेन्स लगा देते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, और यहाँ पे भी कार्बन की कुछ चेन्स लगाते हैं तो सल्फोनिक एसिड्स बनते हैं पर्टिकुलर एग्जांपल्स के साथ, जहां पे R आपका कुछ भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे ज्यादातर 8-10 कार्बन की चेन वाले कुछ सल्फोनिक एसिड लिए हुए हैं, आप कार्बोक्सिलिक भी ले सकते हैं 10-12 की चेन वाला। इस पे आप ध्यान देंगे तो दोनों H+ आयंस को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो मैं सल्फोनिक एसिड के साथ ही आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, कार्बोक्सिलिक के साथ वैसा ही सीन रहेगा, कुछ अलग नहीं है। दोनों के पास H+ है, तो जैसे ही आप यहाँ पे हार्ड वाटर की एंट्री कराते हैं और वो ऊपर की तरफ जाने लगता है, तो हर तरह का आयन, चाहे वो कैल्शियम आयन हो, चाहे वो मैग्नीशियम आयन हो, या वो सोडियम आयन हो, वो इसके साथ एक्सचेंज करते हुए H आयंस आउट लेके जाता है और कैल्शियम को यहीं छोड़ देता है। सी वेरी केयरफुली, ये आपका वो कैटायन एक्सचेंजर है जो H+ को रिलीज करेगा, और जो भी वाटर के अंदर कैटायन प्रेजेंट था, इवन सोडियम जो हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं था, उसको भी वो एक्सचेंज करता नजर आएगा RSO3Na प्लस H+। तो इस तरह से आप देख पाएंगे कि यहां से जो वाटर आउट होगा, उस वाटर में सिर्फ
H प्लस आयंस होंगे कैटायन की फॉर्म में, एनायन सारे होंगे, एनायंस को कुछ नहीं रोका गया। अगर इस हार्ड वाटर में क्लोराइड था, सल्फेट था, तो वो एज इट इज ऐसे वैसे आगे मूव कर रहा है। बट कैटायन हर तरह का यही रुक रहा होगा। ये यहां पे थोड़ी देर बाद ही RSO3H, RSO3Na या RSO3 ट्वाइस CA में बदल चुका होगा। चलिए इसको बाद में रीजनरेट करेंगे। ये आगे पानी जा रहा है जिसके अंदर H आयंस हैं और सारे नेगेटिव आयंस हैं। सेम वही पानी ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगा। तो ये जो मैंने एनायन एक्सचेंजर लिया हुआ है, ये एक क्वाटरनरी अमीन होता है, एक ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप है जो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। अभी हम लोगों ने अमीन्स को कभी पढ़ा नहीं है 10th स्टैंडर्ड तक, बट वेरी सून यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक के अंदर, जहाँ पे ये भी एक फंक्शनल ग्रुप रहता है, क्वाटरनरी अमीन बोलते हैं इनको। तो ये उस वाटर के अंदर जितने भी नेगेटिव आयंस हैं, क्लोराइड है, सल्फेट है, ब्रोमाइड है, उन सबको एक्सचेंज करता हुआ लाइक इस Cl को अपने पास रख लेगा और OH नेगेटिव को आगे जाने देगा। H प्लस यहां से आ रहा था और OH यहां से, मींस वाटर ही आपका यहां बाहर निकलता नजर आएगा। हर तरह के नेगेटिव आयंस को ये OH रिप्लेस कर देगा, एक्सचेंज कर लेगा और खुद एक नए तरह के सॉल्ट में यहाँ पे डेवलप होता नजर आएगा। आप यहाँ क्लोराइड भी पा सकते हैं, और अगर सल्फेट आयंस यहाँ पे पानी के साथ रिएक्शन करेंगे तो आप कुछ इस तरह का सल्फेट बनता भी क्वाटरनरी अमीन साल्ट का पाएंगे। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। समटाइम यहाँ पे R2NH2 लिखा दिख सकता है या R3NH प्लस लिख सकता है, तो वो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, वो सब पॉसिबल ऑप्शंस हैं। तो एक सबसे आसान वाला ही मैंने यहाँ रखा हुआ है, जहां R की बहुत बड़ी चेन होगी और इस तरह से ये एनायंस को एक्सचेंज करेगा। यहाँ सारे आपने कैटायन रोक लिए थे और यहाँ सारे आपने एनायन रोक लिए, और अल्टीमेटली H प्लस और OH माइनस बाहर निकल रहा है, यानी कि डिस्टिल्ड वाटर बाहर निकल रहा है। थोड़ी देर बाद रीजनरेट करना हो, यहाँ पे आप HCl को स्प्रे कर दीजिए तो सारे हार्ड आयन नीचे आ जाएंगे और उनको यहाँ से एग्जिट कर देंगे। ये RSO3H जनरेट हो जाएगा। या यहाँ पे आप हाइड्रोक्साइड से रिलेटेड कोई भी सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्प्रे कर दीजिए, तो वो सारे नेगेटिव आयंस को नीचे शिफ्ट कर देगा, जहां मैं निकाल के दोबारा से इस प्रोसेस को स्टार्ट करके वाटर को दोबारा डिस्टिलेट करना स्टार्ट कर दूंगा। तो ये एक बहुत ही आसान सा तरीका था और बहुत अच्छा तरीका था, जिसमें हम हर तरह के आयंस को यहाँ वाटर से रिमूव करके उसे बिल्कुल आयन फ्री बना सकते थे। नेक्स्ट हमारे पास एक मेथड है केल्गन प्रोसेस, सिक्वेस्ट्रेशन। केल्गन का मतलब होता है कैल्शियम बोन। हालांकि मैग्नीशियम को भी निकालता है, बट ट्रेडिशनल केल्गन नाम दिया जाता है इसमें। जैसे मान लीजिए पानी के अंदर कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट के आयंस प्रेजेंट हैं, या मैग्नीशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम सल्फेट के आयंस प्रेजेंट हैं, तो हम उसके अंदर एक कंपोनेंट डालते हैं, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। ये केमिकल फॉर्मूला, उसका थोड़ा लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, बट याद रख लीजिएगा, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। ये एक कंपाउंड हम इसके अंदर डालते हैं, तो ये रिएक्शन करने पे आपको Na2Ca2PO3 6 ये पर्टिकुलर कंपाउंड देता है, और जो बदले में 4 सोडियम आयंस हैं वो आउट हो जाएंगे। सोडियम क्लोराइड आपका आउट हो जाएगा रादर यहां से। तो इस तरह से आप कैल्शियम आयंस को रिमूव कर सकते हैं इस पर्टिकुलर मेथड से। और मैग्नीशियम के लिए भी डिट्टो काम करना आपको, बस यहाँ Ca की बजाय Mg नजर आएगा आपको, और रेस्टोल विल बी सेम। तो इस तरह से हम केल्गन प्रोसेस से हार्डनेस में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को रिमूव कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा पार्ट जो हम लोगों ने पढ़ा है, वो दैट ऑल वाज रिलेटेड विद वाटर, किस तरह से उसमें हार्डनेस प्रेजेंट थी और हम उसको किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। एक और पर्टिकुलर कंपाउंड हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, एंड दैट इज हैवी वाटर। ये देखने में वाटर जैसा ही होता है, एक ऑक्सीजन है, उसके साथ 2 आइसोटोप लगे हैं हाइड्रोजन के, D2O। नेचर में जहां वाटर है वहीं हैवी वाटर है। देखिए कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट के जो एटम्स हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो सब नेचर में प्रेजेंट होते हैं। मींस जो वाटर आप ड्रिंक कर रहे हैं या किसी भी नेचुरल सोर्स से आप वाटर को उठा रहे हैं, उसके अंदर हैवी वाटर है डेफिनेटली। 3 आइसोटोप आपको बताए थे हाइड्रोजन का, एक प्रोटियम, एक ड्यूट्रियम, एक ट्रीटियम।
ये ट्रिटियम जिसमें 2 न्यूट्रॉन होते थे, यहाँ पे 1 न्यूट्रॉन, और ये विदाउट न्यूट्रॉन होता था प्रोटियम। हालांकि इसकी परसेंटेज बहुत ज्यादा है, 99% से भी ज्यादा है। थोड़ा सा ड्यूट्रियम होता है और बहुत थोड़ा ट्रिटियम होता है, और ट्रिटियम रेडियो एक्टिव होता है। तो जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, इसी तरह से आप वाटर भी 3 फॉर्म्स में पाएंगे, एक H2O, एक D2O और एक T2O। मींस नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर में ये तीनों प्रेजेंट हैं। बस अबंडेंस इसी की बहुत ज्यादा है, 99.9% तक यही है, ये बहुत ही थोड़े होते हैं। तो हम D2O के बारे में यहाँ थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं, जो ठीक वैसे ही होता है जैसे वाटर होता था, वी शेप का मॉलिक्यूल, sp3 हाइब्रिडाइज। थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो ये एंगल्स का डिफरेंस हो जाएगा, जो एंगल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और कोई ज्यादा फर्क यहाँ पे नहीं पड़ने वाला, वही वी शेप का बॉडी रहेगा। और ऑक्सीजन अपनी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से यहाँ डी पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज लाए हुए होगा, ठीक वैसे ही जैसे वाटर होता था। प्रिपरेशंस की जहां तक बात है तो हमारा काम यहाँ से इसे वाटर से एक्सट्रैक्ट करना होता है, कि वाटर से हम इसको कैसे एक्सट्रैक्ट करें। तो 2 तरीके आते हैं हमारे पास। एक तरीका है इलेक्ट्रोलिसिस, एग्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं हम इसके अंदर, और वाटर से हैवी वाटर को सेपरेट करते हैं। और एक तरीका रहता है हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। 2 लिक्विड्स जिनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ही थोड़ा डिफरेंस हो, जैसे यहाँ पे आप देखें तो हैवी वाटर जो है ये D2O, उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ 101.5 है और वाटर का 100 है, तो 1.5 डिग्री का फर्क है। और जब भी 2 लिक्विड्स को सेपरेट करना होता है, 2 मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करना होता है, और अगर उनके बॉइलिंग पॉइंट में 30-40 डिग्री का फर्क हो तो हम सिंपल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। और अगर 1 to 1 या मैं बोल लूं कि 1 to 5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उनका सेपरेशन करते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो बहुत सिंपल सा तरीका रहेगा। ये मैं एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लूंगा, बहुत ही लंबा, काफी लंबा, लगभग 25-30 मीटर लॉन्ग ऐसा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लिया जाता है। और यहां से वाटर को, जो यहाँ विद हैवी वाटर प्रेजेंट है, उसको गर्म किया जाता है। तो फाइनली सारा का सारा वाटर इवेपोरेट होके इधर कंडेंस कर लिया जाएगा, और नीचे मदर लिक्कर के अंदर आपका हैवी वाटर बच जाएगा। हम बहुत जल्दी ही डिस्टिलेशन की ये टाइप्स आपको समझाएंगे, और वहां पे डिटेल में समझेंगे कि किस तरह से वाटर और हैवी वाटर को सेपरेट किया जाता है, और बहुत ही जल्दी आपके सामने आएगा। बट अभी एक बार आप ध्यान रख लीजिएगा कि यहाँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक तरीका होता है जिसमें 2 मिसिबल लिक्विड्स जिनके बॉइलिंग पॉइंट में स्मॉल डिफरेंस है, तो उनको सेपरेट करने का ये टेक्निक रहता है। हम लोग बहुत जल्दी ही सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर एंड स्टीम डिस्टिलेशन, तो ये 5 तरह की डिस्टिलेशन समझेंगे। बट आज वो सही प्रॉपर टाइम नहीं है कि हम डिस्टिलेशन के ऊपर वर्कआउट करें, तो आज बस ध्यान रखिएगा कि इस तरह से लिक्विड को सेपरेट किया जाता है। या इलेक्ट्रोलिसिस का तरीका देखें, मैं बेसिक प्रिंसिपल यहाँ पे समझा रहा हूँ कि कैसे किया जाना है। देखो, ये मेरे पास वाटर है जहाँ पे H आयंस और OH आयंस होते हैं, साथ में D पॉजिटिव और OD नेगेटिव भी होते हैं, क्योंकि ये तो नेचुरल बात है। D2O तो वहां प्रेजेंट है ही सही, वो भी सेम वैसे ही आयोनाइज हो रहा होगा। जैसे मैं बोलता था कि वाटर जो है वो ऑटोमेटिकली आयोनाइज्ड है H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में, या हाइड्रोनियम प्लस हाइड्रोक्सिल बोलता था, तो ठीक वैसे ही D2O भी यहाँ पे माइनर डिसोसिएटेड रहता है D पॉजिटिव OD नेगेटिव में। या 2 मोल दिखाऊंगा तो D3O पॉजिटिव एंड OD नेगेटिव लिख सकता हूँ, उसमें कोई फर्क नहीं है। अब यहाँ पे मैंने ग्रेफाइट की रोड्स ले ली हैं और यहाँ पे बैटरी से कनेक्शन कर दिया है। अब H प्लस और D प्लस को इस प्लेट पे जाना है, दोनों में कंपटीशन होगा। जिस भी आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल लो होगा, याद करें रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ाते हुए ये बात बताई थी कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो 2 आयंस की प्रेजेंस में वो आयन नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा या अपोजिट चार्ज प्लेट की तरफ जाएगा जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लो होता है। तो H प्लस का डिस्चार्ज पोटेंशियल लो होता है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके H और H से H2 बनाता है। सिमिलरली OH नेगेटिव और OD नेगेटिव में भी OH नेगेटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल लो होता है, वो वहां पे इलेक्ट्रॉन लॉस करके OH प्लस इलेक्ट्रॉन बनाता है, जो वाटर प्लस O2 में कन्वर्ट होता है। तो फाइनली लगातार जब आप ये प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे, लगातार H प्लस को और OH माइनस को अपोजिट चार्ज प्लेट्स की तरफ लेके जाएंगे, तो फाइनली आपके पास पीछे मदर लिक्कर में D पॉजिटिव एंड OD नेगेटिव बढ़ता जाएगा। मींस जो परसेंटेज ऑफ D2O होगा वो वाटर के अंदर ज्यादा से ज्यादा होता चला जाएगा, और अल्टीमेटली हम इस हैवी वाटर को D2O को यहां से ऑब्टेन कर पाएंगे। अगर मैं यहां आपको इसकी कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी बताऊं, तो ये एक कलरलेस, टेस्टलेस, वाटरलेस लिक्विड है।
ठीक वाटर की तरह से एज ए मॉडरेटर एक्ट करता है। जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं उसमें ये मॉडरेटर की तरह से बिहेव करता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस की स्पीड को स्लोअर डाउन करने की कोशिश करेगा। वहां पे यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर एज ए मॉडरेटर। केमिकल रिएक्शंस की जहां तक बात है तो काफी सारी रिएक्शंस आपको वाटर की तरह से ही होती दिखाई देंगी। लाइक जैसे मैं वाटर के अंदर आपको बताता था, आपको याद हो तो, कि अप्रोक्सीमेट 1700 डिग्री सेल्सियस पे जाके ये H2 प्लस हाफ O2 में कन्वर्ट होता है। 100 डिग्री पे तो सिंपली वाटर के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, OH बॉन्ड नहीं टूटते थे, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते थे। सिमिलरली ये भी बहुत हाई टेम्परेचर पे D2 प्लस हाफ O2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी एम्फोटेरिक कैरेक्टर दिखा सकता है, मींस D प्लस को रिलीज कर सकता है या किसी से D या H प्लस को एक्सेप्ट कर सकता है, तो अपना एम्फोटेरिक कैरेक्टर दिखाता है। कुछ रिएक्शंस वाटर वाली रिकॉल करूं मैं, जैसे एक रिएक्शन बताई थी मैंने आपको कि सोडियम के अंदर वाटर डालते हैं तो NaOH प्लस H2 बनता है। थोड़ा मैकेनिज्म को रिकॉल करें, कैसे बताया था मैंने कि सोडियम इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ता है और सोडियम पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन बनाता है, और जो वाटर का H प्लस होता है वो H प्लस इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है और H एटम और उससे H और H से H2 बनाता है। तो इस तरह से हाइड्रोजन गैस रिलीज होता था, जो ये OH नेगेटिव होता था और जो Na पॉजिटिव होता था वो जुड़ जाता था, आपस में NaOH बन जाता था। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वाटर की बजाय हैवी वाटर ले रहा हूँ D2O, तो वहां पे आपके पास होगा D पॉजिटिव और OD नेगेटिव। तो D पॉजिटिव भी ठीक वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और यहाँ पे D और D से फिर D2 बना लेगा। मतलब आपका यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो NaOD प्लस हाफ D2 बन जाएगा, हाफ H2 की बजाय हाफ D2 बन जाएगा। तो ठीक वैसी ही रिएक्शन दिख रही है आपको जैसी आपको वाटर के साथ दिखाई गई थी। केमिकल प्रॉपर्टीज में किसी तरह का कोई फर्क ज्यादा नजर आता ही नहीं है, सिर्फ स्पीड रिएक्शन की बदलेगी, प्रोडक्ट आपके वैसे ही रहेंगे, बस थोड़ा स्लो हो जाएंगे। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर डालते थे तो आज मैं हैवी वाटर डाल रहा हूं, तो हैवी वाटर डाल रहा हूं तो ये CaOD ट्वाइस आपके पास ऐसा बन जाएगा, वहां कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया था। या सपोज करें मैं कोई एनहाइड्रस साल्ट लूं, कॉपर सल्फेट, और उसको 5 हैवी वाटर के मॉलिक्यूल दे दूं इन स्पाइट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो ये हाइड्रेटेड की बजाय ड्यूटरेटेड साल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सब रिएक्शन वाटर की पढ़ाई है मैंने, तो एज इट इज वैसे ही कॉपी मार रहा हूं, वाटर की जगह हैवी वाटर वहां पे कनेक्ट हो रहा है। या एक प्रोटोन एक्सचेंज रिएक्शन याद करें आप, बहुत अच्छे से मैंने आपको ये मैकेनिज्म समझाया था लास्ट क्लास के अंदर। ये इथाइल अल्कोहल है और इसको मैंने वाटर के अंदर डालने की बजाय अब की बार हैवी वाटर के अंदर डाल दिया, तो वही D का एक्सचेंज हो जाएगा यहाँ पे सेम फिनोमिना के साथ। ये CH3CH2OD प्लस HOD या H2O भी बन सकता है, वो कोई इशू नहीं है, दोनों H भी रिप्लेस हो सकते हैं, एक भी रिप्लेस हो सकता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं इस H और D का एक्सचेंज हो रहा है, तो इस तरह की एक्सचेंज रिएक्शंस के लिए भी D2O जाना जाता है। हमें भी लग रहा होगा कि ये क्या एक्सचेंज रिएक्शंस है, कुछ हो तो रहा नहीं है, इधर से उधर H घूम रहा है, बट मैकेनिज्म्स को समझने के लिए हम लोग आने वाले टाइम में देखेंगे कि किस तरह से ये आइसोटोपिक लेबलिंग हमें हेल्प करेगी कि कौन सा बॉन्ड कहां से टूट रहा है, कौन सा कहां से नहीं टूट रहा। जैसे मैं एक एग्जांपल अभी बता भी देता हूं आपको, थोड़ा रिकॉल कर पाएंगे आप आने वाले टाइम में फिर दोबारा से इसकी इंपॉर्टेंस को। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये इथेनोइक एसिड है, लेट मी राइट, इथेनॉल है और ये इथेनोइक एसिड है, एसिड प्लस अल्कोहल की रिएक्शन हो रही है और ये बना रहा है एस्टर प्लस वाटर। तो ये आपका एस्टर बना और ये आपका वाटर बना। तो अब मैं थोड़ा सस्पेंस में हूं कि वाटर में जो H प्लस निकला है तो वो H इसका निकला और OH इसका निकला, या H इसका निकला और OH इसका निकला, मुझे कुछ क्लियर नहीं पता। तो ये यहाँ पे फिर आइसोटोपिक लेबलिंग मुझे काम देगी। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक आइसोटोप लगा दूंगा H का, H की बजाय D। तो अब देख लूंगा कि यहां से ये OD और यहां से ये H, ये आउट होना, सॉरी H की लेबलिंग नहीं हटाऊंगा मैं, यहां ऑक्सीजन की लेबलिंग करूंगा। ये ऑक्सीजन ले लेता हूं, आइसोटोप 17, हालांकि हाइड्रोजन पढ़ा रहा था बट मैं आइसोटोप का इफेक्ट आपको समझा रहा हूं। तो ऑक्सीजन के 2 आइसोटोप होते हैं 16, 17, तो मैंने यहाँ पे 17 वाला ऑक्सीजन आइसोटोप लिया हुआ है। तो अब व्हाट विल हैपन, मैं जब यहाँ पे प्रोडक्ट देखूंगा तो मुझे यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो 17 वाला मिलेगा, जो इस बात को कंफर्म करेगा कि यहाँ से OH टूटा है, ना कि यहाँ से OH टूटा है। अगर यहाँ 16 वाला मिल जाता मुझे ऑक्सीजन, तो फिर मैं बोलता कि हाँ यहाँ वाला OH टूट के वाटर बन रहा है।
तो इस तरह से आइसोटोपिक लेवलिंग हाइड्रोजन का भी किसी न किसी तरह से इसी तरह से इफेक्ट रहेगा कि वो आइसोटोपिक लेवलिंग से हमें मैकेनिज्म प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेगा, हमें बताएगा कि कौन सा एच कहाँ पे जा रहा है। ऐसे ही जब दो सिचुएशंस होंगी तो वो अभी आज बताने लायक सिचुएशन नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही हम डिटेल में उस एच के एग्जांपल्स को पढ़ेंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली 12th क्लास के अंदर, 11th में नहीं पढ़ेंगे। अब हाइड्रोजन के लास्ट कॉर्नर पे हम लोग पहुंचने वाले हैं और लास्ट कॉर्नर पे हमें पढ़ना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, H2O2, एक और कंपाउंड हाइड्रोजन का ही। वाटर और हैवी वाटर के बाद ये लास्ट आपका एरिया रहेगा जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर यहाँ डिस्कस करेंगे। पढ़िए इसको अच्छे से, समझने की कोशिश कीजिए। गुड बाय।